नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये जी के जीएस का अगला वीडियो। आइए हम दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। अगर हम राधा श्रीधर की बात करें तो राधा श्रीधर को भारतनाट्यम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इन्हें 2018 में 2018 में भरतनाट्यम के लिए क्या मिल दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। पुरस्कार दिया गया था राधा श्रीधर को। तो ये कब दिया गया था? ये दोस्तों सिर्फ 2018 में दिया गया था, 2018 में। हालांकि भरतनाट्यम के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले ही बताया और भरतनाट्यम को बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। थोड़ा सा और यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके कुछ तत्व होते हैं, इनके कुछ तत्व है जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो उन तत्वों पर बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम के कुछ तत्व हैं जैसे अली रिप्पू, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अली रिप्पू एक इसका तत्व है। जाति स्वरम भी इसका एक तत्व है। फिर एक है शब्दम, ठीक है दोस्तों। फिर एक है पदम, फिर एक है वर्णम। ये सब के सब अगर हम देखें, ये सब के सब कहीं ना कहीं भरतनाट्यम के कुछ तत्व हैं। ये भरतनाट्यम के क्या हैं दोस्तों? ये कुछ तत्व हैं। ठीक है, अगर बात की जाए भरतनाट्यम है कहाँ पर प्रचलित, तो ये तमिलनाडु में प्रचलित है दोस्तों। कहाँ पर प्रचलित है? तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमने क्या समझा कि 2018 में राधा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर दूसरा हमने क्या समझा? भरतनाट्यम को दासी आट्यम के नाम से भी जाना जाता है और इसके कुछ तत्व हैं जो कि अली रिप्पू, जाति श्रम और शब्दम, पदम और वर्णम के नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु में ये प्रचलित है और इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं पिछले वीडियो में देके आए हैं, तो प्लीज़ आप शुरू से वीडियो देखें जिससे जानकारी आपको पूरी मिल सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी पुरुष, महिलाओं और बच्चों के लिए गणना की गई औसत आय को किस शब्द से दर्शाया जाता है? तो इसे दर्शाया जाता है प्रति व्यक्ति आय से। इसे किससे दर्शाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में किसी विशेष समूह में रहने वाले सभी पुरुषों और उसके बच्चों के लिए जो गणना की गई औसत आय का शब्द होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं? तो उसे हम दर्शाते हैं प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बोला जा रहा है कि एक फुटबॉल के मैच में दो टीमों के बीच खेला जाता है। एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच में खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश डैश होते हैं। तो अधिकतम कितने खिलाड़ी की बात कर रहा है? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल की बात करूं तो प्रत्येक टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम के पास कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। अब यहाँ से जान लेते हैं कुछ और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्रिकेट में प्रत्येक टीम के पास कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी कितने दोस्तों? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद एक पूछा गया क्वेश्चन है लैक्रोस, एक खेल होता है लैक्रोस, पूछा जाता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो भैया इसमें होते हैं 12 खिलाड़ी। इसमें भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी। अगर मैं खो खो की बात करूं तो ये भी कई बार पूछा गया है कि बताइए खो खो में प्रत्येक टीम के पास कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के बाद अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूं, बास्केटबॉल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम के पास कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 5 5 खिलाड़ी होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा कौन से खेल के पास खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल जो खेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा एक टीम के पास खिलाड़ी होते हैं और वो होता है 15 खिलाड़ी। यहाँ पर कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में सबसे ज़्यादा, प्रत्येक टीम के पास 15-15। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसबॉल से, ये भी हमें याद रखना है। किससे पूछा जाता है दोस्तों? बेसबॉल से। बेसबॉल से हमें यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है कि बेसबॉल से कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? 9 खिलाड़ी। ठीक है, तो अगर हम बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इतने आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि कई बार पूछे गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन दोस्तों कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। ये था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत में सरकारी भारत में सरकारी प्रशासन की सरकारी प्रशासन की जांच करने और संवैधानिक जांच करने और संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करने आया था। रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित एक आयोग था। एक आयोग था जिसे हमने क्या कहा? साइमन कमीशन का। ये इतना हमें याद रखना है, जिसे हमने क्या कहा था? साइमन कमीशन। तो क्या समझाया मैंने बोला भारत में सरकारी प्रशासनिक की जांच करने और संवैधानिक सुधारों की रिपोर्ट को तैयार करने, संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित एक आयोग था जिसका नाम था साइमन कमीशन। संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक गठित आयोग था जिसका नाम था साइमन कमीशन। अगर मैं साइमन कमीशन की बात करूं तो साइमन कमीशन को भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे अन्य नाम क्या है इसका? तो अगर इसके अन्य नाम की बात की जाए तो अन्य नाम इसका है भारतीय है। इसके अन्य नाम की अगर मैं बात करूं तो अन्य नाम इसका क्या है? तो अन्य नाम है भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी? अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पर ये आयोग का गठन किया गया था। सर जॉन साइमन ने की थी अध्यक्षता। आयोग आया कब था भारत? तो 1928 में आया, ये आपको पता ही था। और इसमें सदस्यों की अगर बात की जाए, जो कि सबसे बड़ा रीजन बना था विरोध का, अगर सदस्यों की बात की जाए तो इसमें 7 सदस्य थे। और वो 7 सदस्य कौन से थे? ब्रिटिश थे। ठीक है दोस्तों, भारत का एक भी सदस्य नहीं था, जो कि भारत के लिए ही ये आयोग था। ठीक है, इसमें भारत को कोई भी सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का मकसद था कि 1919 में भारत सरकार के अधिनियम के कामकाज की जांच करना और व्यवस्था के सुधार को झुकाव देना। ठीक है, इस आयोग का विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ये मैंने अभी बताया कि इसमें भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका भारी भरकम में क्या किया गया था? विरोध किया गया। ठीक है दोस्तों,
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कथक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हम कथक की तरफ बोला जा रहा है कि कथक नृत्य को संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो कथक को संगीत, नृत्य और कथा के संयोजन के तौर पर जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानकारी को समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें यहाँ से कथक शब्द, कथक जो शब्द है, कथक नहीं सॉरी कथक जो शब्द है, कथक शब्द संस्कृत, कथक शब्द संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द कथा, संस्कृत के शब्द कथा से लिया गया है, कथा से, कथा से लिया गया है, कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कहानी, जिसका अर्थ है कहानी। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बारे में और थोड़ा सा हम जानकारी देखें तो फर्स्ट जो जानकारी निकल के आती है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति, दोस्तों कथक नृत्य की उत्पत्ति, कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत के, उत्तर भारत के खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश बंजारों, खाना बदोश बंजारों से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम अगली जानकारी की यहाँ से बात करें तो अगली जानकारी क्या है इसमें कि कथक नृत्य को, कथक नृत्य को नटवारी नृत्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसका अन्य नाम जो है, इसे हम कथक नृत्य को नटवारी नृत्य भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया। आपसे पूछा जाएगा बताइए नटवारी नृत्य किसका नाम है, तो नटवारी नृत्य कथक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां। बोला जा रहा है छठवें क्वेश्चन में रुक्मिणी देवी को सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी आपको पहले वीडियो में दे चुका हूँ। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, राइट। हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सातवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो पूछा गया है कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। आपने कई बार देखा होगा वो कमेंटेटरी वगैरह करती हैं। ठीक है, और उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट खेले हैं उन्होंने क्रिकेट के। तो थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2007 की, तो 2007 में अंजुम चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2007 में एक एडिशनल जानकारी यही है कि 2007 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अंजुम चोपड़ा को। और फिर उसके बाद 2014 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये दो जानकारी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके लिए रखनी है। और इन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया था, और इनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये डेट याद रखनी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि 2023 में लॉन्च की गई धरती माता बहाली जागरूकता सृजन पोषण सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। क्योंकि लोग है ना कहीं रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उत्पादन क्षमता है
पृथ्वी की या जो उत्पादन क्षमता है मृदा की वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। इसलिए हम वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों की संतुलित का उपयोग बढ़ावा देना, जिससे से ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों को न यूज़ किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका नवा क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार कैसे सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन दोबारा से इसमें रिपीट हो गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वैसे तो रतन टाटा हो जाएगा, और रतन टाटा के बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूँ। हम 10वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोला जा रहा है डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विथआउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड, इसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन का इंग्लिश हिंदी में अर्थ होता है निक्षेपण। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निक्षेपण। ठीक है, इसका जो आंसर होगा राइट वो निक्षेपण हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कई बार एसएससी में, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, तो हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऊर्ध्वापातन किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह वह प्रक्रिया है वह यह वह यह वह प्रक्रिया है यह वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें ठोस जिसमें जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव बिना द्रव अवस्था से गुजरे इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण तो बहुत सरल है, आप जानते हो कि द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया। द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, द्रव की गैस में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो ये हम देखेंगे, ये वाष्पीकरण कहलाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो पंडित रविशंकर जो थे वो सितार। देखो, इससे पहले मैंने, अगर पहले वीडियो आप शुरू से वीडियो देखेंगे, प्ले लिस्ट में सारी वीडियो हैं, तो वहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट आपको समझाई है, पूरी लिस्ट। हर एक व्यक्ति के कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, जो कि एसएससी में कई बार पूछे जाते हैं कि गिटार से कौन संबंधित है, सरोद वादक से कौन संबंधित है, सितार से कौन संबंधित है, तबला वादक से कौन संबंधित है। तो हर एक व्यक्ति की लिस्ट मैंने वहाँ पर बनाकर आपको समझाया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पहली वीडियो से जब आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में, पंडित रविशंकर के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि पंडित रविशंकर रविशंकर पंडित रविशंकर एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ और संगीतकार थे और संगीतकार थे जो कहीं ना कहीं क्या बजाते हैं? सितार बजाते थे। कहीं ना कहीं सितार बजाते थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से तो इनका जन्म, शंकर का जन्म, अगर मैं जन्म की बात करूँ तो इनका जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1920 को पूछा गया है कई बार। और निधन जो हुआ था, जन्म इनका शायद आई थिंक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में शायद इलाहाबाद में ऐसे ही कहीं हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जरूर याद रखनी है आपको। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 11 दिसंबर 11 दिसंबर
11 दिसंबर 2012 को हुई थी। यूपी में हुई थी, यूपी में शायद वाराणसी या इलाहाबाद ऐसी कुछ था, ठीक है। और लेकिन मृत्यु जरूर याद रखनी, मृत्यु हुई थी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में, ठीक है। ये जरूर याद रखनी, 11 दिसंबर 2012 को, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इन्होंने रविशंकर ने इन्होंने बम्बई और लॉस एंजल्स में एक किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी। और शंकर की एक आत्मकथा है, अगर मैं शंकर की आत्मकथा की बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, शंकर की आत्मकथा, आत्मकथा से अगर बात की जाए तो आत्मकथा रागा रागामाला, ठीक है। उन्होंने फिल्मों के लिए संगीत रचा था, जिसमें सत्यजीत रे की प्रशंसित अपू त्रिये भी शामिल है, ठीक है। उनकी बेटी का नाम क्या है, तो अनुष्का शंकर है, ये भी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, उनकी बेटी का जो नाम है, वो बेटी का नाम क्या है, अनुष्का, अनुष्का शंकर। वो भी एक प्रमुख सितार वादक है, ठीक है। इतनी सी जानकारी कहीं ना कहीं आपको रखनी है पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम समझने जाते हैं तो देखो, हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे दुनिया की सबसे दुनिया की दोस्तों सबसे पुरानी सभ्यता में से क्या है, एक है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से सबसे पुरानी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो लगभग, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 3300 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहीं ना कहीं किसके समकालीन मानी जाती है, तो ये दो और जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। एक मिस्र सभ्यता, ये दोनों सभ्यताओं के समकालीन की मानी जाती है, ठीक है। अगर ये सभ्यता की आज बात करें तो ये पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई है, ठीक है। और माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग आदि के बदलाव के कारण हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक है। और यहाँ पर एक और, हड़प्पा के साथ साथ एक और शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, ये भी अपने आप में फेमस है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये भी अपने आप में फेमस था, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक अच्छा सा शहर माना जाता था, ठीक है। रावी नदी जो कभी हड़प्पा के पास बहती थी, वो सभ्यता, कृषि और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, रावी नदी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 2023 में मुख्यमंत्री के पुराने मराठा कुनबियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध घोषणा की थी एकनाथ शिंदे ने, जो कि महाराष्ट्र के इस समय नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की भूमिका निभाई। मैंने हरित क्रांति को बहुत डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से हरित क्रांति के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताया है।
ये MS स्वामीनाथन का ही पूरा नाम लिखा है, जो कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिनका नाम है मोनकोम्बू सवाशिवन स्वामीनाथन। तो ये MS स्वामीनाथन का ही पूरा नाम है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों राजस्थान। लेकिन अगर मैं सबसे कम की बात करूं, ओवरऑल सबसे कम की बात करूं लिंगानुपात में, सबसे कम की बात करूं लिंगानुपात में, लिंगानुपात में सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है दोस्तों हरियाणा का। ठीक है, वो किसका है, हरियाणा का। और कितना है, तो ये है 879, 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में, 879 महिलाएं, क्योंकि लिंगानुपात का मतलब ही क्या होता है, सेक्स रेशियो, जो प्रति 1000 पुरुषों पर देखा जाता है। तो 879 महिलाएं प्रति प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, ये सबसे कम है हरियाणा का। और अगर मैं सबसे अधिक की बात करूं, सबसे अधिक की बात करूं लिंगानुपात में, ठीक है, तो वो है केरल। किसका है दोस्तों, केरल का। और केरल का है कितना, तो केरल का है दोस्तों 1084, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है दोस्तों, जनगणना से कुछ संबंधित क्वेश्चन और हैं जो कि पूछे गए हैं, नोट लगा के यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ। पूछा जाता है भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। प्रथम बार जाति पर आधारित या जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, जाति आधारित जनगणना प्रथम बार कब हुई थी। तो जाति आधारित जो प्रथम बार जनगणना थी वो हुई थी दोस्तों 1931 में। कब हुई थी, 1931 में। एक और तुम्हारे लिए करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। भारत के वर्तमान में, भारत के वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। जनगणना आयुक्त वर्तमान की अगर बात की जाए, अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय मृत्युंजय मृत्युंजय कुमार नारायण है। पूछा जा सकता है करंट के तौर पर। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे रेट के बारे में है, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 के अनुसार अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पांच तरह की, पांच तरह की, पांच तरह की रिट जारी करने, पांच तरह की रिट जारी करने, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है। शक्ति प्रदान है। कौन कौन सी, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
दूसरा है दोस्तों परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, पांचवा है उत्प्रेषण। पांचवा क्या है दोस्तों? उत्प्रेषण। अब इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो एक ऑप्शन ऐसा है जो जस्ट सोली करके लिखा हुआ, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार एसएससी में कि न्याय का झरना किसे कहा जाता है? न्याय का झरना किसे कहा जाता है? पूछा गया क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों न्याय का झरना, न्याय की अगर मैं झरने की बात करूं तो न्याय का झरना रिट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? रिट को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी के अनुपात गरीबी अनुपात कहलाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, गरीबी अनुपात की बात करूं, तो इसे हम हेड काउंट अनुपात बोलते हैं। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है, दूसरा इसका जो नाम है वो हेड काउंट अनुपात है। ठीक है दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? हेड काउंट अनुपात भी कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गुरु पर्व से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारा गुरु पर्व से संबंधित पूछ गया है 18वें में कि गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, 18वां क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं तो गुरु पर्व जो है ना, गुरु से पर्व के नाम से ही पता चल रहा है कि गुरुओं की संख्या किस में गिनी जाती है, तो सिख में। तो अगर देखा जाए यह है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह 10 सिख, यह 10 सिख, ये 10 सिख गुरुओं की, 10 सिख गुरुओं की जयंती मनाता है। उसी को हम गुरु पर्व कहते हैं। जब 10 सिखों की जयंती मनाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुरु पर्व कहते हैं। 10 सिख गुरुओं की जयंती मनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सबसे महत्वपूर्ण गुरु पर्व, सबसे महत्वपूर्ण गुरु पर्व गुरु नानक, सबसे महत्वपूर्ण गुरु पर्व गुरु नानक, गुरु नानक गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक सिख धर्म के संस्थापक की जयंती। अगर इन 10 गुरुओं में सबसे महत्वपूर्ण गुरु पर्व की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो गुरु पर्व है वो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक की जयंती है। ठीक है। अगर देखा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का केंद्रीय धार्मिक केंद्र है। सिख धर्म का केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं सिख धर्म की स्थापना की बात करूं तो सिख धर्म की जो स्थापना है 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में पंजाब क्षेत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? पंजाब क्षेत्र में हुई थी। ठीक है। और इनके इनके जो 10वें गुरु थे, ये भी बहुत पूछा जाता है ऐसे कि 10वें गुरु कौन थे। तो इनके जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद कहलाए।
ठीक है, इनके जो 10वें गुरु थे वो कौन कहलाए? गुरु गोविंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का जो अनादर है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित के किस मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है? तो मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में शायद आपको मैंने बताया था कि जो अभी इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि भारत में कुल कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 51A में है। और उसी 51A के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है? तो ये आर्टिकल 51A का सब क्लॉज ए में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। और आप इसके डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देखें प्लीज़। हम 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 20वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी और ये पहली बार था। ये पहली बार था ये पहली बार ये पहली बार था पहली बार था जब 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 इंडोनेशिया ने पहली बार था जब इंडोनेशिया ने फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। अगर देखा जाए तो 2023 के संस्करण में टोटल 24 टीमें शामिल थी। 24 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों? 24 टीमों ने। और यहाँ पर जो खेल खेला जाता है वो 17 वर्ष से कम आयु के पुरुष रहते हैं। कम आयु के पुरुष खिलाड़ी रहते हैं, तभी तो अंडर 19 हुआ। आगे बोला जा रहा है कि इस टूर्नामेंट की जो स्थापना थी 1985 में, अपनी स्थापना के बाद द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता जा रहा है। ठीक है, इसकी जो स्थापना की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फीफा अंडर 17 की जो स्थापना थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, टूर्नामेंट की अगर पिछले मेज़बानों की बात करें तो 2017 में भारत ने की थी, 2019 में ब्राज़ील और 2021 में पेरू शामिल था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।